Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि हमने पिछले 2-3 वीडियोज़ में आपको बताया कि रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका प्रिंसिपल्स क्या होता है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। यानी व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी हमने पढ़ा है कि रिसर्च डिज़ाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिसर्च को करने के लिए। तो इसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आता है, साथ ही साथ इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत ये आता है। मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, पहले हम लोग इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। Once the research problem is formulated, a specific topic is assigned and the hypothesis is formulated। यानी कि जब भी हम कोई किसी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं और टॉपिक से उसको हम असाइन करते हैं, तो हम लोग उसी से संबंधित हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज़ टू वर्क ऑन अ रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि जब ये प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस हमारे समक्ष आ जाता है, तो अब मेरा काम होता है कि हम रिसर्च डिज़ाइन फॉर्म करें कि हमें कैसे इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है या क्या क्या इसमें तत्व होने चाहिए। प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। येस, वी नो दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट ऑफ रिसर्च। तो कर्लिंगर महोदय डिफाइन करते हैं रिसर्च डिज़ाइन एज द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन purporting to answer रिसर्च क्वेश्चंस एंड कंट्रोल वेरिएंस। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम रिसर्च क्वेश्चंस हमारे होते हैं या जो भी टॉपिक होता है या प्रॉब्लम होता है, उसके अंतर्गत हम लोग सारे प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका कौन सा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कैसे उसका हम लोग कितने लोगों के ऊपर करेंगे, क्या हमारा सैम्पल साइज़ होगा, एवरीथिंग। स्ट्रैटेजी, किस तरह से हम लोग कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले से ही उसको तय कर लेना होता है और जितने वेरिएंस है उसको भी कंट्रोल करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अब एक एक करके हम लोग जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके डेफिनेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मिलर डिफाइंस डिजाइंड रिसर्च एज द प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। इसका मतलब ये है कि ये प्लान्ड सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में आता है, बिल्कुल मेथोडिकली होता है, और ऑफ द एंटायर प्रोसेस, यानी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम टिल द एंड कंक्लूजन, ये एक डिज़ाइनिंग होती है और उसको एक प्रोसेस होता है उसमें रिसर्च करने का। ये मिलर ने कहा है। PV यंग कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन इज़ द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च। बिल्कुल सही, करीब करीब यही बात उन्होंने भी कहा है कि एक तरह का लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत हम लोग एक रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं ताकि रिसर्च को हम लोग आगे बढ़ा सकें और उसको डायरेक्ट कर दिशा प्रदान करने के लिए भी हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। Siltis and others defines research design as a catalogue of the various phases and facts relating to the formulation of a research effort। यानी कि पूरे रिसर्च को करने के लिए जो हम लोग उसका फेज़, उसका फैक्ट्स, सारा चीज़ को हम लोग फॉर्म करते हैं, उसके लिए हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस, सारे चीज़ को हम लोग अरेंज करते हैं जो जो एसेंशियल उसमें होने चाहिए। For collection and analysis of data in a form that aims to combine relevance to research purpose with economy with a procedure। यानी कि जितना वो रेलेवेंट भी होना चाहिए, पर्पसफुल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। ये सारी बातों को जो ध्यान में रखते हुए ही हम रिसर्च डिज़ाइन को बनाते हैं। अब है कि क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइन, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि उसका क्या रोल होता है एक रिसर्च में, तो जब इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है तो फिर हम क्यों ना इसको बहुत अच्छे से बनाएं ताकि इसमें सारी बातों को समावेश रहे और हमारा रिसर्च बिल्कुल सही और सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रूप से हो।
अ गुड रिसर्च डिज़ाइन शुड ऑलवेज फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। जो कंडीशंस अब एक एक करके हम बताने जा रहे हैं उसको ये फुलफ़िल करता हुआ ही रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत अनिवार्य होता है। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो भी हम जिस मेथड से हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं उसको सही रूप दे सके और उसमें हम लोग जो भी आंकड़ा प्राप्त करें और जो भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हम करें उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो ये रिसर्च डिज़ाइन भी वैसे ही बने। वैलिडिटी, सार्थकता को हम लोग मेजर करते हैं, देखते हैं कि अगर सार्थक होना चाहिए, जिस समस्या से को हम एक रिसर्च के फॉर्म में उसको हम लोग करने जा रहे हैं, शोध कार्य करने जा रहे हैं, उसमें सार्थकता का होना भी अनिवार्य है। तो ये सब भी रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी यानी जिसको सामान्यीकरण हम लोग कह सकते हैं, कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन हम बनाएं जिसके द्वारा हम जब रिसर्च करते हैं तो हम उसको जनरलाइज कर सकें, उसको हम लोग सामान्यीकरण कर सकें, उसको हम लोग दूसरी जगह पर अप्लाई कर सकें और उसको हम लोग समझा सकें। तो इस तरह से नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का अर्थ होता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं वो भी रिसर्च डिज़ाइन उसी के तहत बनता है, यानी कि प्रॉब्लम से संबंधित ही हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस भी हम लोग जो बनाते हैं वो रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। चॉइस ऑफ वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स रखने हैं, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, कौन सा कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होगा, इन सारी बातों को की चर्चा हम लोग रिसर्च डिज़ाइन में करते हैं। तो ये इंक्लूड होना चाहिए एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में, ये सब सारी बातों का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसमें फिर कंटिन्यूड है ये पॉइंट्स। एडिक्वेट रैंडमाइजेशन, इसका मतलब होता है कि अच्छे शोध अभिकल्प या वैज्ञानिक शोध अभिकल्प में पर्याप्त रैंडमाइजेशन का होना अनिवार्य होता है। इसका अर्थ यह है कि जो भी सब्जेक्ट्स का चयन, यानी जो हम लोग सैम्पल का चयन करते हैं रैंडम वे में, तो समूहों में प्रयोजों को रैंडम ढंग से विभाजित किया जाए ताकि समूहों को रैंडम ढंग से नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह में रखा जाए। तो ये दो, जब हम लोग नियंत्रित एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं तो ये भी इसमें रैंडमाइजेशन का होना बहुत अनिवार्य होता है। एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा है एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल्स, यानी कि असंबद्ध चरों का पर्याप्त नियंत्रण, यानी जितने भी एक्सटर्नस वेरिएबल्स हैं जो उससे संबंधित हैं, जो हमारे वेरिएबल के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उससे संबंधित हैं, उन सारे को भी हम लोग कंट्रोल करें और अपने इसमें रखें। जैसे कि वैज्ञानिक रिसर्च डिज़ाइन में वह है जो असंबद्ध चरों को नियंत्रित करने में सक्षम है, यानी जिस हद तक असंबद्ध चरों को नियंत्रित करना संभव होता है उसी हद तक आश्रित चर पर भी मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स या मेजर्ड वेरिएबल्स के प्रभाव को विशुद्ध रूप से हम निर्धारित करना इसमें संभव हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम सिस्टमैटिक वेरिएंस, यानी पर्याप्त क्रमबद्ध विचलन। इसका मतलब ये होता है कि वैज्ञानिक अभिकल्प के लिए यह भी आवश्यक है कि यह क्रमबद्ध विचलन को अधिक से अधिक बढ़ाने में सक्षम हो। क्रमबद्ध विचलन का तात्पर्य प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोगात्मक चर से परिचालन यानी मैनिपुलेशन से उत्पन्न आश्रित चर में वेरिएबिलिटी से होता है। नेक्स्ट है मिनिमम एरर वेरिएंस, यानी कि न्यूनतम अशुद्धि विचलन। अच्छे शोध अभिकल्प का एक मापदंड ये भी है कि अशुद्धि विचलन की संभावना न्यूनतम हो, कम से कम एरर हो उसमें। अशुद्धि विचलन का प्रयोगात्मक अशुद्धि, यानी कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर्स का तात्पर्य से वे अशुद्धियाँ हैं जो प्रयोग में फ्लक्चुएशंस के कारण घटित होती हैं। तो ये असंबद्ध विचलन जो है एक्सट्रान्युअस वेरिएंस के नियंत्रण के अभाव में अशुद्धि विचलन बढ़ता जाता है। इसको भी कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर हमारा रिसर्च डिज़ाइन सही हो सकता है। नेक्स्ट है उच्च आंतरिक वैधता, यानी हाई इंटरनल वैलिडिटी। इसका मतलब होता है अच्छे अभिकल्प के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आंतरिक वैधता संतोषजनक हो। नियंत्रण तथा रैंडमाइजेशन के गुण के उपलब्ध होने पर आंतरिक वैधता संतोषजनक हो जाती है। यह गुण वास्तविक प्रयोगात्मक अभिकल्प यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अधिक पाया जाता है। तो ये हाई इंटरनल वैलिडिटी भी इसमें अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है
हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि उच्च बाह्य वैधता, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे विकल्प में बाह्य वैधता का गुण भी होना अपेक्षित है। यह गुण जैसे कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में अधिक पाया जाता है। और लास्ट है टाइम, लेबर एंड मनी सेविंग। कोई भी रिसर्च डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिसमें कि ये तीनों का सेविंग हम कर सकें, क्योंकि हर काम में अगर समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, मनी की बचत होती है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा भी हो जाता है और सभी के लिए कंफर्टेबल होता है। अच्छे विकल्प के लिए यह भी अपेक्षित है कि इसके आधार पर थोड़ा समय, श्रम तथा धन खर्च करने का भी लक्ष्य को पूरा करना संभव हो जाए। तो ये इतने सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो कि एक रिसर्च डिज़ाइन में होने चाहिए, तभी वो रिसर्च डिज़ाइन एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन होगा और वो रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने में और उसको संपूर्ण उसके प्रोसेस को पूरा करने में उसको सक्षम करेगा, और रिसर्च भी उसका जो कंक्लूजन और जो रिज़ल्ट हम प्राप्त करेंगे वो भी बिल्कुल विश्वसनीय और वैलिड होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसको हम रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत शामिल करते हैं। धन्यवाद।